हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये हम सब जानते हैं कि ये नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आती है। अतः इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसको लेकर के और हम कुछ सवाल यहाँ करते हैं। प्रधानमंत्री भाग 5 आर्टिकल 75 क्लॉज 1। और ये हम संसदीय व्यवस्था ग्रहण कर रहे हैं ब्रिटेन से, तो प्रधानमंत्री का पद भी हम कहाँ से ले रहे हैं? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है? कि पीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रसाद का मतलब है कृपा अथवा इच्छा, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसको प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अतः अनुच्छेद 75 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और 75(2) में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और राष्ट्रपति जो हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो आजकल जो सवाल पूछ रहा है, पहला ही सवाल जैसे मैं आपसे करूं कि सवाल आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री होते हैं, कई परीक्षाओं में और बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री होते हैं, और ऑप्शन आपको दे देता है निर्वाचित, मनोनीत, चयनित और नियुक्त। प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या चयनित होते हैं। अतः मित्रों, कई बार ये सवाल आया है, तो आपके दिमाग में ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे कि इलेक्टेड होता है, कि नॉमिनेटेड होता है, सेलेक्टेड होता है, कि अपॉइंटेड होता है। तो इसका आंसर तो क्या है? कि नियुक्त होता है। और कुछ बच्चे इसका आंसर निर्वाचित कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सवाल किस रूप में पूछ रहा है? कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो बतौर प्रधानमंत्री क्या होंगे? नियुक्त होंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल 75 क्लॉज 1 और
2 पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री निर्वाचित किस रूप में होगा, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे बतौर सांसद। अब आपसे पूछे कि किस सदन से आ सकते हैं, चाहे तो लोकसभा से आ जाओ, चाहे आप राज्यसभा से आ जाइए, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन करके आ सकता है। क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले निर्वाचित होना आवश्यक है? नहीं। संविधान कहता है 6 माह बाद तक भी निर्वाचित होकर के आ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से आए, चाहे वो राज्यसभा से आए। अब आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री मनोनीत किस रूप में होता है, तो प्रधानमंत्री मनोनीत होगा बहुमत दल का नेता। जनता ने जिस दल को जनादेश दिया है वो दल अपने बहुमत दल की बैठक में और निर्णय लेगा और बहुमत दल के नेता के रूप पर एक व्यक्ति को मनोनीत करेगा। जो मनोनीत किया जाएगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे। और चयनित कब होंगे प्रधानमंत्री? जब दल में एकमतता का अभाव हो। जिस दल को जनादेश गया वहां एकमतता का अभाव है, तो राष्ट्रपति द्वारा सविवेकीय चयन ये चयनित होंगे। एक ही दल में 2 व्यक्ति खड़े हो गए कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित होगा। अतः चारों बिंदुओं के बारे में हमने बात कर ली है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित किस तौर पे होंगे, बतौर सांसद। किस सदन से? चाहे तो लोकसभा से आए, चाहे वो राज्यसभा से आए। और क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले वो निर्वाचित होना आवश्यक है? नहीं। 6 माह बाद भी वो किसी भी सदन के सदस्य बन करके आ सकते हैं। मनोनीत किस रूप में होंगे? बहुमत दल के नेता के तौर पे। चयनित जब दल में एकमतता का भाव हो तो राष्ट्रपति द्वारा सविवेकीय चयन। और नियुक्त किस तौर पे होंगे? बतौर प्रधानमंत्री। अब हमसे पूछे कि बताइए प्रधानमंत्री कितनी शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री कितनी शपथ लेंगे? तो प्रधानमंत्री 2 शपथ लेते हैं। नंबर 1 ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और नंबर 2 मंत्रिपरिषद के निर्णयों को गोपनीय बनाए रखने की। अतः पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और ये आप सब जानते हैं, ये शपथ कौन दिलाएंगे, किसके समक्ष लेंगे? ये शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करेंगे। अतः कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री, चाहे वो संघ में हो, चाहे वो राज्य में मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य हो, कोई भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, शपथ कितनी लेंगे? 2। लेकिन आपसे सवाल पूछे कि क्या प्रधानमंत्री बतौर संसद सदस्य भी शपथ ग्रहण करता है क्या? 2 शपथ राष्ट्रपति ने उन्हें दिला दी, पद की और गोपनीयता की। तो क्या वो जब पार्लियामेंट जाएंगे, वो जिस सदन के हैं उस सदन में सदस्यता की शपथ ग्रहण की जाएगी? तो मित्रों ध्यान रखना, यस, वो जिस सदन के सदस्य हैं उस सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछे कि पीएम सदस्यता सहित कुल शपथ लेंगे।
तो सदस्यता सहित कुल शपथ कितनी लेंगे? 3। एक आपकी पद की, दूसरी गोपनीयता की, और तीसरी किसकी? बतौर संसद सदस्य। अतः बतौर संसद सदस्य, गोपनीयता और पद, ये 3 शपथ ग्रहण करेगा। नेक्स्ट सवाल, यदि प्रधानमंत्री या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्री, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, भारत सरकार, लोकसभा पर क्या प्रभाव होगा? लोकसभा पर क्या प्रभाव होगा? यदि ये सवाल हमसे पूछे तो ध्यान रखना, चाहे प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास लाइए, चाहे आप किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास लाइए, दोनों ही स्थितियों में इस्तीफा कौन देंगे? प्रधानमंत्री देंगे। मंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री के विरुद्ध लाओगे तब भी इस्तीफा कौन देना है? प्रधानमंत्री देगा। और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग, और भारत सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन सवाल ये है जो परीक्षा में पूछता है कि लोकसभा पर क्या प्रभाव आएगा? लोकसभा यथावत रहेगी, लोकसभा भंग हो जाएगी, तो लोकसभा पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये लोकसभा क्या रहेगी? यथावत बनी रहेगी। इसी लोकसभा में दूसरे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकेगा, फिर वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे तो बने रहेंगे। तीसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, और जब स्थिति ये है कि किसी ने भी विश्वास मत हासिल नहीं किया और सरकार चलने की संभावना नहीं है, तो लोकसभा ब्रेक और नई लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। अतः प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या किसी एक मंत्री के विरुद्ध पारित हो जाए, तो दोनों ही स्थितियों में ध्यान रखना, इस्तीफा प्रधानमंत्री देंगे। क्यों? इसका क्या कारण है कि इस्तीफा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री देगा? तो इसका कारण है क्योंकि संघीय मंत्री परिषद, क्योंकि संघीय मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, संघीय मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। लोकसभा के प्रति होता है। कैसा उत्तरदायित्व? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? लोकसभा। अतः जब तक लोकसभा में आपको विश्वास मत हासिल है तब तक आप पद पे रहेंगे। यदि लोकसभा में अविश्वास पारित हो गया तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, तो पूरी लोकसभा भंग होती है, पूरी मंत्री परिषद भंग होती है। मंत्री अकेले को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है।
अतः क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, अतः एक के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सबके विरुद्ध माना जाता है। एक के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सबके विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा क्यों है? हमने स्कूली शिक्षा में ये पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ही तो तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। अतः कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ही तैरेंगे, एक साथ ही तैरेंगे और एक साथ ही डूबेंगे। अतः कई बार सवाल पूछ लेता है कि क्यों कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। उसका कारण है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। यहाँ तैरने से आशय क्या है? विश्वास मत हासिल है, और वो विश्वास मत कितना है? 272। यदि लोकसभा में 272 सदस्य हैं प्रधानमंत्री के पास, तो वो मंत्रिपरिषद तैरने से आशय सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन यदि 272 नहीं हैं और विपक्ष के पास एक वोट भी अधिक आ गया है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, या प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास मत खो दिया है, तो सरकार चली जाएगी। इसको हम कहेंगे डूबना, यानी यहाँ विश्वास मत खोना। यदि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं दे पाएंगे? प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कब नहीं दे पाएंगे? सोच लिए आंसर। जब वे संसद के द्वितीय सदन ऑब्लिक उच्च सदन ऑब्लिक स्थायी सदन, इनमें कोई भी नाम दिया जा सकता है, और वो कौन सा सदन है? राज्यसभा के सदस्य हों। ऐसा क्यों है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हुआ तो वो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे पाएंगे?
कारण विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं, केवल और केवल कहाँ आएगा? लोकसभा में। अतः यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में वोटिंग राइट नहीं है। आर्टिकल 88 हम पढ़ते हैं कि भारत का महान्यायवादी और मंत्री जिस सदन के सदस्य हैं दूसरे में भी वो बैठ तो सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। अतः सवाल आपसे इस तरह से बना करके पूछ लिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रधानमंत्री को अपनी सरकार बचाने के लिए एक मत की आवश्यकता है और वो मत प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री वो मत नहीं दे पाएंगे। तो कब नहीं दे पाएंगे? जब वे राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा को हम और किन किन नामों से जानते हैं? वो द्वितीय सदन के सदस्य हैं, या वो उच्च सदन के सदस्य हैं, या वो स्थायी सदन के सदस्य हैं। आपसे पूछे कि संघीय मंत्री परिषद पर पूर्णतः सविवेकाधिकार किसका होता है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का होगा। किसका होगा? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई मंत्री नियुक्त होगा और ना ही कोई मंत्री बर्खास्त होगा। अतः इस मंत्री परिषद पर पूर्णतः एकाधिकार, विवेकाधिकार कि कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये अधिकार होगा किसका? प्रधानमंत्री का। बच्चे याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का एकाधिकार होता है। नहीं, राष्ट्रपति सिर्फ नियोक्ता हैं। आगे सारा काम किसका रहना है? प्रधानमंत्री का रहना है। अब यदि आपसे सवाल ये पूछे कि किसी एक मंत्री, कहाँ है ये मंत्री? संघीय मंत्री परिषद में। यदि किसी एक मंत्री को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया है तो उस मंत्री, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, भारत सरकार ओब्लिक लोकसभा पर क्या प्रभाव होगा? ध्यान रखिए, मैं सवालों के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को सीधा पढ़ाया जा सकता है उस टॉपिक को, लेकिन गेन प्रतिशत क्या है आपका? एक बार पढ़ाने से यदि बच्चे की याद हो जाए तो फिर वो IAS बन सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि सवाल बनेगा कैसे और पेपर सेटर किस तरह से मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करेगा। अतः हमें वो साइकोलॉजिकल इल्यूशन को तोड़ना है जो पेपर सेटर पैदा करता है। तो मैं हमेशा उस टॉपिक को सवालों के तौर पे ले जाता हूँ कि बनने वाले सवाल किस तरह से वो बनाएगा। सवाल पुनः देखिए कि किसी एक मंत्री, संघीय मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य मंत्री को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया है, तो इस मंत्री पर प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, भारत सरकार और लोकसभा पर क्या प्रभाव होगा? पहले हमने पढ़ा था कि किसी एक मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इन सब पर क्या प्रभाव होगा।
तो ध्यान रखना, केवल और केवल मंत्री बर्खास्त होगा। कौन बर्खास्त होगा? केवल मंत्री बर्खास्त होगा। बाकी इन सब पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये सब क्या रहेंगे? अप्रभावित, यथावत। कोई प्रभाव इन पर नहीं आएगा, केवल मंत्री बर्खास्त होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। और मंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। किस पर होती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे होती है। किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति अपने विवेक से ना तो नियुक्त कर सकता है और ना ही उसे बर्खास्त कर सकता है। अतः किसकी सिफारिश चाहिएगी यहाँ पर? मंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे होती है। अतः प्रधानमंत्री जब सिफारिश दे रहा है तो बाकी सब क्या रहने हैं? अप्रभावित, केवल मंत्री और मंत्री जाना है। यदि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि किसी मंत्री का कार्य सराहनीय नहीं है, वो अपने विभाग के प्रति लापरवाही बरत रहा है और अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहा है, और प्रधानमंत्री ने उससे इस्तीफा मांगा, लेकिन वो व्यक्ति कद्दावर नेता है और वो आंख दिखा दे प्रधानमंत्री को कि तेरे से पहले पार्लियामेंट आने लगा था, मुझे सिखा रहा है क्या? अतः मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री उस मंत्री से बहस नहीं करेगा। प्रधानमंत्री सीधा पत्र लिख देगा किसको? राष्ट्रपति को। माननीय राष्ट्रपति महोदय, फला मंत्री को इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए, और राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त कर देंगे। यदि नियुक्त कराना हो तब भी प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश ही राष्ट्रपति को जाएगी, वो उसको नियुक्त करेगा। मंत्री, इस राष्ट्रपति के प्रति ही मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल 75 क्लॉज 2 पढ़ा है, और देख लीजिए उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। इट मीन्स इस मंत्री का इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति है। इसलिए केवल मंत्री बर्खास्त होगा, अन्य पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अतः ध्यान रखिए मित्रों, सवालों के स्तर पे आप उस टॉपिक को पढ़िए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो सवाल बनेगा क्या? किसी भी पुस्तक के 10 पन्ने आप पढ़ते हैं, उन 10 पन्नों में ये देखिए कि मुझे गेन क्या हो रहा है, सवाल किस तरह के आए हुए हैं। विभिन्न परीक्षाओं के सवाल आप निकालिए तो आपको पता लगेगा कि सवाल किस किस तरीके से पूछा जा रहा है। अतः आप इसी तरह से देखते रहिए। और आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी खांसी आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।